नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हिंदी उपन्यास के अध्ययन के अंतर्गत आज हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट कहे जाते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों के उद्भव और विकास को तीन कालखंडों में बांटा जाता है। अगर हम मौखिक रूप से बात करें तो भारतवर्ष में जो कथा कहानी का जो प्राचीन इतिहास रहा है, लोक कथाएं, यहाँ के जो भारतीय ग्रामीण परिवेश है, उसमें मौखिक रूप से रची बसी रही हैं। लेकिन जो उपन्यास का लिखित रूप है, उसको जब हम अध्ययन करते हैं, उसके उद्भव और विकास पर अगर हम बात करते हैं, तो उसे हम तीन कालखंडों में बांटा जाता है। तो इसमें सबसे प्रथम है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, जो 1877 से 1918 ईस्वी तक के काल क्रम में हम देखेंगे। और दूसरा है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, जो 1918 से 1936 तक रहा है। और उसके बाद प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, यानी प्रेमचंद जी के बाद जो हिंदी उपन्यास 1936 से अब तक जो लिखा जा रहा है। तो ऐसा तीन काल खंडों में विभाजित करके इस हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इस दृष्टि से सबसे पहले आज हम जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वह प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। और वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन भी इसको प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। तो इसका कालक्रम 1877 से 1918 तक माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा कालखंड था जिसमें प्रेमचंद का जो रचना क्रम अभी तक शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि उनका पहला उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ था। यानी उससे पहले का जो कालखंड है, यह प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के नाम से जाना जाता है। यह हिंदी उपन्यास के विकास का आरंभिक काल था। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास लेखन की परंपरा में दो प्रवृत्तियां उभर कर आती हैं। यानी प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे, उस परंपरा में दो प्रकार की प्रवृत्तियां आती हैं। तो पहली है उपदेशात्मक और दूसरी है मनोरंजनात्मक। यानी या तो उपन्यासों में उपदेश दिए जाते थे या मनोरंजन की दृष्टि से ही उपन्यास लिखे जा सकते थे। यानी इन दो प्रवृत्तियों पर ही ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की कौन सी दो प्रवृत्तियां थी। तो एक थी उपदेशात्मक और दूसरी थी मनोरंजनात्मक। और इस दौर के जितने उपन्यास थे, इनको भी हम चार वर्गों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है तिलस्मी एआरी उपन्यास लेखन की परंपरा। दूसरा है जासूसी उपन्यास लेखन की परंपरा। तीसरा है ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की परंपरा। और फोर्थ है सामाजिक उपन्यास लेखन की परंपरा। यानी ये चार प्रकार के उपन्यास प्रेमचंद पूर्व लिखे जा रहे थे। तो सबसे हम पहले बात करेंगे तिलस्मी एआरी उपन्यास लेखन की परंपरा के बारे में। तो एआर जो शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। ऐसा भी आ सकता है, ये प्रश्न भी बन सकता है कि एआरी शब्द जो है कौन सी भाषा का है। तो ये अरबी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ है तीव्रगामी या चपल व्यक्ति। जो चपल व्यक्ति होता है उसको एआर बोला जाता है। तो देवकी नंदन खत्री के अनुसार उनका ऐसा स्टेटमेंट है, एक वक्तव्य है, आप ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। एआर उसे कहते हैं जो हर फन जानता हो, शक्ल बदलना और दौड़ना उसका मुख्य काम है। खत्री जी के उपन्यासों में इन्हीं एआरों की करामात का रहस्य रोमांच भरा एक ऐसा आख्यान है जिसको पढ़ने वाला व्यक्ति आत्म विस्मृति की हद तक पहुंचकर इतने मनोरंजन पूर्ण संसार में विलीन हो जाता है कि वहां से निकलना प्रीतिकर नहीं लगता। तो देवकीनंदन खत्री जी
इस प्रकार के उपन्यासों के बादशाह कहे जा सकते हैं तिलस्मी एआरई उपन्यास लेखन की परंपरा के। और इसमें तिलस्मी एआरई उपन्यास लेखन की जो शुरुआत है वो देवकीनंदन खत्री से ही हुई है। ये इंपॉर्टेंट है कि तिलस्मी एआरई उपन्यास लेखन की शुरुआत करने वाले कौन थे? देवकीनंदन खत्री जी। और देवकीनंदन खत्री जी का जो संबंध था वो जंगली लकड़ियों के व्यवसाय से था, इसलिए जो बीहड़ और जंगलों से जुड़े होने के कारण कल्पना लोक को तैयार करना उनके लिए आसान था, क्योंकि उसी परिवेश में वो काम करते थे। और इसलिए इच्छानुसार वेश बदलने वाले एआरओ को केंद्र में रखकर काल्पनिक कथा गढ़ने की परंपरा काफी विकसित हुई। घटना प्रधान और औत्सुक्य उत्पन्न करने वाले ये उपन्यास तिलस्मी एवं इंद्रजालिक कथाओं के सूत्र को लेकर चलते थे। यानी इसमें कहीं कहीं जादू के प्रभाव वाली भी चीजें रहती थी, और कुछ इस प्रकार की इंद्रजालिक कथाओं भी, जैसे इंद्र के जालिक कथा होती हैं, वो उनके सूत्र भी इसमें रहते थे। खत्री महोदय का उपन्यास ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चंद्रकांता। ये बहुत एक प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का। इसके ऊपर जो टीवी सीरियल भी बन चुके हैं, और इसी श्रेणी का उपन्यास एक रहा है। इसके अतिरिक्त चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजल की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी और वीरेंद्र वीर इसी श्रेणी के उपन्यास हैं। यानी देवकीनंदन खत्री के ये सारे के सारे उपन्यास एआरई और तिलस्मी प्रभाव वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन खत्री का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने उत्पन्न किए उतने किसी ग्रंथकार ने नहीं किए। यानी ऐसा माना जाता है कि चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, इन दोनों उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों ने भी हिंदी सीखी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। अगर हम बात करें दूसरी के जासूसी उपन्यास लेखन की परंपरा, तो जासूसी उपन्यास लेखन की परंपरा में हम बात करेंगे जासूसी सबसे पहले बाबू गोपाल राय गहमरी। तो इनकी शुरुआत हिंदी के अंदर जासूसी उपन्यासों की जो धारा है उसकी जो शुरुआत हुई है बाबू गोपाल राय गहमरी से हुई है। और गहमरी साहब अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार सर आर्थर कॉनन डॉयल से बहुत प्रभावित थे, और इनकी ही तर्ज पर इन्होंने इस प्रकार की जासूसी उपन्यास लिखने का प्रयास किया था। और हिंदी में जासूसी उपन्यास लेखन की परंपरा की शुरुआत करने वाले हैं बाबू गोपाल राय गहमरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके उपन्यास हैं अद्भुत लाश, सरकटी लाश, जासूस की भूल और जासूस पर जासूस। तो यानी जासूसी उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। इन उपन्यासों में भी घटना की प्रधानता थी। सामान्यतः ऐसे उपन्यासों की शुरुआत किसी हत्या अथवा लावारिस लाश की छानबीन से ही होती थी। इनमें सामाजिक सीख और उपदेशात्मक की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, क्योंकि ये घटना प्रधान होते थे और इसमें हत्या और लावारिस लाश और जासूसी के किस्से होते थे, इसलिए इसमें सामाजिक सीख या उपदेशात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। एक अन्य प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। उन्होंने भी कई जो जासूसी उपन्यास लिखे हैं, जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, याकूत तख्ती। तो ये भी इनके चारों के चारों उपन्यास हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। तीसरे प्रकार के जो उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की परंपरा, यानी ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की परंपरा। इन उपन्यासों में हालांकि ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं का चित्रण तो हुआ है, यानी जो ये उपन्यास लिखे गए ऐतिहासिक उपन्यास, इनमें ऐतिहासिक पात्रों का जिक्र हुआ है, घटनाओं का जिक्र हुआ है, लेकिन सही मायने में ऐतिहासिक उपन्यास इनको नहीं कहा जा सकता। वो कारण आगे दिया है, क्योंकि इनमें ऐतिहासिक वातावरण का अभाव है। यानी जिस प्रकार का वातावरण पात्र के साथ और घटना के साथ संबंधित होता है,
उसका यहाँ पर अभाव है। साथ ही ऐतिहासिक घटनाओं और उस समय की रीति नीति, आचार विचार और वेशभूषा आदि के वर्णन में काफी दोष भरा हुआ है। यानी वो जो रीति नीति हैं या आचार विचार हैं उस पात्र के, और जो वेशभूषा है उस कालखंड से मेल नहीं खाती, इसलिए उसके वर्णन में काफी दोष भरा हुआ है। और सच कहा जाए तो इन लेखकों की प्रवृत्ति जो थी, इतिहास लिखना कम बल्कि प्रेम प्रसंग, विलास लीलाओं और रहस्य रोमांच और कौतूहल पूर्ण घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना ज्यादा रहा है। यानी यहाँ पर सिर्फ ऐतिहासिक वातावरण का तो या एक सहारा लिया गया, उस घटना का सहारा लिया गया है, बल्कि उसको जबकि इनका जो मुख्य मकसद था वो प्रेम प्रसंग, विलास लीलाओं, रहस्य रोमांच और कौतूहल पूर्ण घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐतिहासिक छानबीन कम की और कल्पना से अधिक काम लिया है। इन्हें ऐतिहासिक रोमांस कथा कहना ज्यादा सही होगा। ऐसे कुछ उपन्यास हैं जिनके बारे में ऊपर बताया गया है। गंगा प्रसाद ने लिखे नूरजहां, वीर पत्नी, कुमार सिंह सेनापति, हमीर। जयराम दास गुप्त ने लिखे कश्मीर पतन, रंग में भंग, माया रानी, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह, मलका चांद बेबी। मथुरा प्रसाद शर्मा ने लिखा नूरजहां बेगम। यानी ये भी सारे के सारे ऐतिहासिक उपन्यास हैं, लेकिन इनमें कुछ न कुछ वो सारी कमियां रह गई हैं। लेकिन कुछ ऐतिहासिक उपन्यास ऐसे भी हैं जो इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। जैसे कि कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों का संबंध भारतीय अतीत की गौरव गाथा से रहा है। भारतीय अतीत की गौरव गाथा से रहा है। इस धारा के उपन्यासकारों पर पुनरुत्थवादी चेतना का विशेष प्रभाव था। यानी वो पुनरुत्थान, जो अपने भारतीय अतीत का पुनरुत्थान और गौरव गाथा कहने वाले थे, ऐतिहासिक पात्रों को आधार बनाकर राष्ट्रीय सामाजिक जागरण का प्रयास करने वाले उपन्यासकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, किशोरी लाल गोस्वामी, दीनबंधु मित्र, ये विशेष इनकी भूमिका रही है। सजात मीर देव, बाण भट्ट की आत्मकथा, प्रथा, नील दर्पण, ये सारे के सारे कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास उस दौर के रहे हैं, जिन्हें हम ऐतिहासिक उपन्यास कह सकते हैं, जिनमें भारतीय अतीत की गौरव गाथा और राष्ट्रीय सामाजिक जागरण का प्रयास किया गया है। अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, सामाजिक उपन्यास लेखन की परंपरा। इस दौर में सामाजिक उपन्यास भी लिखे गए। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास लेखन की परंपरा के अंतर्गत सामाजिक उपन्यासों में नैतिकता और स्वदेश्य परकता, यानी इसका कोई एक अच्छा उद्देश्य होता था और नैतिकता की बातें इसमें होती थी, ये स्पष्ट झलक यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसे उपन्यासकारों में लज्जाराम शर्मा, अयोध्या प्रसाद खत्री, बाबू जगमोहन सिंह इस धारा के प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं। और इसके प्रसिद्ध उपन्यास इस प्रकार से हैं: आदर्श रमणी, सुशीला विधवा, हिंदू दंपत्ति, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, धूर्त रसिक लाल, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ और श्यामा स्व्यपन। जैसे कि नाम से भी आपको मालूम होगा, इसमें ये सामाजिक जो उपन्यास हैं, ये इस दौर के उपन्यासों में भारतीय तथा पश्चिमी संस्कृति को आमने सामने रखकर भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम पक्षों को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। यानी ये वो दौर था जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय स्वतंत्रता की चेतना एक हर एक भारतीय के मन में रची बसी थी, इसलिए पश्चिमी संस्कृति भी भारतीय संस्कृति पर भारी पड़ रही थी। तो ऐसे दौर में इन उपन्यासों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन इस उपन्यास के माध्यम से किया गया है और हिंदू जाति की नैतिकता और नारी जाति के अस्तित्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यानी इन सामाजिक उपन्यासों में जो हिंदू जाति है उसकी नैतिकता के बारे में बताया गया है और दूसरी नारी जाति का जो अस्तित्व है उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय नारीत्व के मूल्यों को बचाने की कोशिश ही नहीं बल्कि
पश्चिमी अंधानुकरण के दुष्परिणामों को उभारने का प्रयास भी दिखाई पड़ता है। यानी हम जो अंधाधुंध पश्चिमी सभ्यता की नकल करते जा रहे थे, उसके जो परिणाम हैं, दुष्परिणाम कह सकते हैं, उसको उभारने का प्रयास भी इनमें दिखाई देता है। बाबू जगमोहन सिंह ने भारतीय समाज में पारंपरिक वैवाहिक मूल्यों के बिखरने की त्रासदी को उद्घाटित करना चाहा है। बाबू जगमोहन सिंह ने यहाँ पर जो परंपरागत रूप से जो अपने वैवाहिक मूल्य होते हैं भारतीय समाज के अंदर, उसको जो अगर वो समय के साथ बिखरते जा रहे हैं, यानी पश्चिमी जो संस्कृति के कारण वो बिखरते जा रहे हैं, उस त्रासदी को उद्घाटित करने का अपना एक प्रयास यहाँ श्यामा सौपन के माध्यम से किया है। इसमें अंतरजातीय विवाह की सामाजिक विडंबनता क्या हो सकती है, इसका भी प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी उपन्यास की परंपरा थी, उसको हम 4 भागों में यहाँ पर बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। जिस प्रकार से तिलस्मी एआरी उपन्यास और इसके अलावा जासूसी उपन्यास लेखन की परंपरा, ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की परंपरा और सामाजिक उपन्यास लेखन की परंपरा का हमने विस्तार से आज अध्ययन किया। आशा है ये आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।